हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माइंड वॉर्स। पिछले एपिसोड में हमने पढ़ा कि यूरोप में सोशलिज्म कैसे बढ़ा, जिसका असर रशिया पर भी पड़ा और वहां ट्रिगर हुआ रशियन रेवोल्यूशन। आज हिस्ट्री एक्सप्लेन्ड में हमारा टॉपिक है रशियन रेवोल्यूशन। कैसे, चलो जानते हैं। रशिया जिस रूप में आज दिखाई देता है वैसा अर्ली 20th सेंचुरी में नहीं था। 1914 तक रशिया में जार्स का रोल था और उस समय रशियन एम्पायर के एम्परर थे जार निकोलस II। यहाँ रशियन एम्पायर इसीलिए मेंशन किया क्योंकि उस टाइम रशिया में प्रेजेंट डे फिनलैंड, लाटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, पोलैंड के कुछ पार्ट्स, यूक्रेन, बेलारूस, जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान, ये सभी देश भी शामिल थे। रशिया में हेटेरोजेनिटी थी, यानी यहाँ के लोग अलग अलग रिलीजन फॉलो किया करते थे। ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस के अलावा वहाँ कैथोलिक्स, प्रोटेस्टेंट्स, मुस्लिम्स और बुद्धिस्ट भी रहते थे। उस समय वहाँ एग्रीकल्चरिस्ट इकोनॉमी थी और करीब 85% लोग फार्मिंग किया करते थे। इंडस्ट्रीज बहुत कम एरियाज में पाई जाती हैं, जैसे मेजर सिटीज लाइक सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को में। मेजर प्रोडक्शन क्राफ्ट्समैन किया करते थे, पर रेलवे के एक्सपांशन से रशिया में फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ने लगा। कनेक्टिविटी और ट्रांसपोर्टेशन अच्छा होने से रशिया में बहुत सी इंडस्ट्रीज लगना शुरू हो गई, जिसकी वजह से कोल प्रोडक्शन 2 गुना और आयरन और स्टील का प्रोडक्शन 4 गुना बढ़ गया था। पर इंडस्ट्रियलिस्ट सिर्फ अपने प्रॉफिट को बढ़ाने से मतलब रखते थे। वर्कर्स के वेलफेयर से उनको कोई मतलब नहीं था और वर्कर्स को बहुत हार्डशिप का सामना करना पड़ता था। यहाँ भी यूरोप जैसी ही सिचुएशन थी। इंडस्ट्रीज का असर एग्रीकल्चर सेक्टर पर पड़ रहा था और पेजेंट्स फार्मिंग छोड़कर फैक्ट्रीज में काम करने के लिए सिटीज की ओर माइग्रेट करने लगे थे। वर्कर्स सोसाइटी डिवाइड हो चुकी थी। मेटल वर्कर्स यानी जो लोग आयरन और कोल इंडस्ट्रीज में काम करते थे, वो अपने आप को दूसरी इंडस्ट्रीज में काम करने वालों के सुपीरियर समझते थे। ये डिवीजन जेंडर बेसिस पर भी था, क्योंकि फीमेल वर्कर्स को मेल वर्कर्स से कम वेजेस दी जाती थी। कंट्री साइड में काम कर रहे पेजेंट्स या किसान भी जार निकोलस II से बहुत तंग आ चुके थे। इन्हीं सभी रीजन से रशिया में यूरोप की तरह ही सोशलिज्म की आइडियोलॉजी बहुत तेजी से एक्सपैंड होने लगी। जार एक तानाशाह था और उसके रूल में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी बनाना इलीगल था। जार को डर था कि पॉलिटिकल पार्टी के बनने से उसकी पोजीशन खतरे में आ सकती थी, लेकिन फिर भी वहां एक पॉलिटिकल पार्टी सीक्रेटली काम करती थी, जिसका नाम था रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी, जो 1898 में बनी थी। इसका मेन एजेंडा अर्बन एरियाज में सोशलिज्म आइडियोलॉजी को वर्कर्स के बीच स्प्रेड करना था। उधर दूसरी तरफ रूरल एरियाज में या 1900 में सभी पेजेंट्स ने मिलकर एक सोशलिस्ट पार्टी भी बना ली थी, जिसका नाम था सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी। इस टाइम को हिस्टोरियंस ने द टर्बुलेंट टाइम का नाम दिया, क्योंकि उस समय रशिया में हर तरफ हलचल मची हुई थी। इंडस्ट्रीज में काम करने वाले वर्कर्स ने भी एक सोशलिस्ट लीडर फादर गपॉन के नेतृत्व में अपनी डिमांड्स को पूरा करने के लिए जार के विंटर पैलेस तक पहली बार एक प्रोसेशन निकाला था। पर इस प्रोसेशन पर जार ने पुलिस से डेडली अटैक करवा दिया। 22 जनवरी 1905 को संडे के दिन हुए इस इंसिडेंट को ब्लडी संडे भी कहा जाता है। इस इंसिडेंट की वजह से रशिया में जार के अगेंस्ट गुस्सा और प्रोटेस्ट भी तेज हो गया था। 1905 के रशियन रेवोल्यूशन की वजह से जार को प्रेशर में आकर फाइनली पार्लियामेंट का गठन करना पड़ा, जिसे इलेक्टेड कॉन्सल्टेटिव पार्लियामेंट या डुमा कहा गया। लेकिन फर्स्ट डुमा को 75 डेज के बाद डिसॉल्व करके सेकंड डुमा बनाई गई, जिसे फिर कुछ टाइम के बाद खत्म कर दिया गया, क्योंकि जार पार्लियामेंट मेंबर्स से सेटिस्फाइड नहीं था। इसके बाद थर्ड डुमा बनी, जिसने पहली बार पूरे 5 साल का टर्म पूरा किया, क्योंकि उसमें जार के अपने ही बहुत से लोग इन्वॉल्व थे जो जार के हिसाब से काम करते थे। एक तरह से कहा जाए कि पार्लियामेंट बनने के बाद भी सब कुछ जार के ही कंट्रोल में वापस आ गया था। पर 1914 में हुई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने फिर से इस सिचुएशन को बदल दिया। रशिया, फ्रांस, ब्रिटेन और इटली के साथ एलाइड पावर्स बनाकर जर्मनी, ऑस्ट्रिया और टर्की की सेंट्रल पावर से युद्ध कर रहा था। 1916 में सेंट्रल पावर्स रशिया पर हावी हो चुकी थी। रशिया की आर्मी बुरी तरह से हार रही थी।
इस वॉर में 7 मिलियन रशियंस की जान जा चुकी थी। क्रॉप्स, फार्मिंग और बिल्डिंग्स के डिस्ट्रक्शन से रशिया में 3 मिलियन लोग अपने ही घर में रेफ्यूजी बन गए थे। जार के इन कोऑपरेशन की वजह से सोल्जर्स भी लड़ाई नहीं लड़ना चाहते थे। जर्मनी ने रशिया में बाल्टिक सी से इंडस्ट्रियल सप्लाई को भी रिस्ट्रिक्ट कर दिया था, जिससे इंडस्ट्रीज ठप हो गई थी। आम जनता को खाना भी नहीं मिल रहा था, क्योंकि सारा खाना आर्मी के लिए भेजा जा रहा था। लोग भूख की मार झेल रहे थे और रशिया की इकोनॉमी डाउन रोल हो चुकी थी। पानी सर के ऊपर जा चुका था। इसका रिजल्ट ये हुआ कि रशियन वर्कर्स ने फरवरी 1917 को इंडस्ट्रीज में स्ट्राइक डिक्लेयर कर दी और जार के खिलाफ विंटर पैलेस के सामने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। रेवोल्यूशनरिस्ट ने गुस्से में रशियन पुलिस हेडक्वार्टर्स पर हमला करके हथियारों को अपने कब्जे में कर लिया। इस समय सोल्जर्स भी जनता के साथ आ गए थे। इस क्रांति की वजह से जार को अपनी गद्दी छोड़नी पड़ी थी, क्योंकि यह रेवोल्यूशन फरवरी के महीने में सेंट पीटर्सबर्ग सिटी में हुआ था, इसीलिए इसे फरवरी रेवोल्यूशन कहा गया। फरवरी रेवोल्यूशन के बाद रशिया में मोनार्की खत्म हो गई थी और रशिया ने अपने आप को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से विड्रॉ कर लिया था। सोवियत और डुमा लीडर्स ने मिलकर रशिया में प्रोविजनल गवर्नमेंट और कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का फॉर्मेशन किया। आर्मी ऑफिशियल्स, लैंड ओनर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, लिबरल्स और सोशलिस्ट सभी प्रोविजनल गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम कर रहे थे। सभी रिस्ट्रिक्शंस को हटा दिया गया था, जिसकी वजह से रशिया में जगह जगह रेवोल्यूशनरी ग्रुप्स बनने लगे थे। सब कुछ पटरी पर ही आ रहा था कि इसी बीच एक सोशलिस्ट व्लादिमीर लेनिन ने अपनी एक अलग आइडियोलॉजी प्रेजेंट की, जिसे उन्होंने अप्रैल थीसिस कहा। अप्रैल थीसिस ने फिर से रशिया में चेंज की बात कही। इस थीसिस में उनकी 3 मेन डिमांड्स थी। पहली ये कि वॉर को खत्म कर दिया जाए, दूसरी लैंड्स को बड़े ओनर से लेकर पेजेंट्स को दे दिया जाए और तीसरी थी कि बैंक्स को नेशनलाइज कर दिया जाए। लेनिन और उनके सपोर्टर्स रशिया में सोवियत गवर्नमेंट फॉर्म करना चाहते थे, जिससे उस समय वहां चल रही प्रोविजनल गवर्नमेंट को अपनी सिचुएशन खतरे में नजर आ रही थी। लेनिन ने पेट्रोग्राद सोवियट्स और बोल्शेविक्स पार्टी को प्रोविजनल गवर्नमेंट की पावर को सीज करने के लिए अपने साथ ले लिया था। इसके लिए लेनिन ने एक मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी का गठन किया, जिसके लीडर थे आर्मी के एक्स मिलिट्री जनरल लियोन ट्रोट्स्की। लेनिन ने प्रोविजनल गवर्नमेंट का तख्त पलट करने की पूरी प्लानिंग करके 24 अक्टूबर 1917 को इसे एग्जीक्यूट कर दिया। इस रेवोल्यूशन को अक्टूबर रेवोल्यूशन कहा गया, जिसमें मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी ने सभी मिनिस्टर्स को अरेस्ट कर लिया। विंटर पैलेस और सभी मिलिट्री पॉइंट्स को भी शिप्स, वेसल्स और सबमरीन्स की मदद से अपने कब्जे में ले लिया। 24 अक्टूबर की रात तक पूरे रशिया पर मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी का कंट्रोल हो गया। अक्टूबर रेवोल्यूशन के बाद रशिया में बहुत बड़ा बदलाव हुआ। प्रोविजनल गवर्नमेंट को हटाकर बोल्शेविक्स पार्टी ने सत्ता की कमान अपने हाथ में ले ली। पावर में आते ही लेनिन की अप्रैल थीसिस को इम्प्लीमेंट कर दिया गया। बैंक्स को नेशनलाइज कर दिया गया। सभी प्राइवेट प्रॉपर्टीज को सोशल प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया गया, जिससे पेजेंट्स ने इन प्रॉपर्टीज पर कब्जा कर लिया। लैंड को फैमिली साइज के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। बड़ी फैमिलीज को बड़े लैंड्स दिए गए। एरिस्टोक्रेटिक टाइटल्स को खत्म कर दिया गया और बोल्शेविक्स पार्टी का नाम बदलकर रशियन कम्युनिस्ट पार्टी कर दिया गया। इतना कुछ करने के बाद भी 1917 के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्शंस में बोल्शेविक्स पार्टी हार गई। वो मेजॉरिटी गेन नहीं कर पाई। इलेक्शंस के बाद जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, वो बोल्शेविक्स की आइडियाज और मेजर्स को एक्सेप्ट नहीं करती थी। इसीलिए दोनों के बीच की खाई गहरी होती जा रही थी। ये देखकर लेनिन ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ये कहकर डिसमिस कर दिया कि इलेक्शंस बहुत अनसर्टेन कंडीशंस में हुए थे। इसी के साथ लेनिन और बोल्शेविक्स पार्टी ने जर्मनी के साथ ब्रेस्ट लिटोव्स्क में एक पीस ट्रीटी भी साइन कर ली, जिसको बहुत अपोज किया गया। पर रशिया अब वन पार्टी स्टेट बन चुका था, जहां सिर्फ बोल्शेविक्स पार्टी का डोमिनेंस हो गया था। इन्होंने ट्रेड यूनियंस को सप्रेस कर दिया था और जो कोई भी बोल्शेविक्स पार्टी के अगेंस्ट आवाज उठाता, उसे सीक्रेट पुलिस की मदद से दबा दिया जाता था। बोल्शेविक्स पार्टी की वजह से रशियन सोसाइटी में फ्रिक्शन डेवलप हो रहा था, जिसकी वजह से यहाँ सिविल वॉर स्टार्ट हो गई थी। रशिया में अंदर ही अंदर लड़ाई चल रही थी। बोल्शेविक्स और नॉन बोल्शेविक्स के बीच में टेंशन बनी हुई थी, जिसमें नॉन बोल्शेविक्स के साथ थे नेशनलिस्ट और मुस्लिम जेडिस। इस तानातानी को खत्म करने के लिए बोल्शेविक्स ने नॉन रशियन नेशनलिस्ट को सोवियत यूनियन यूएसएसआर में पॉलिटिकल ऑटोनॉमी की पावर दे दी।
पॉलिटिकल ऑटोनॉमी का मतलब होता है गवर्नमेंट में अपने हिसाब से काम करने की आजादी का मिलना। इस तरह से बोल्शेविक्स ने रशिया में अपनी पावर एस्टैब्लिश कर ली और वहां सोशलिस्ट सोसाइटी बनाने का काम शुरू किया। इसके अंडर उन्होंने बैंक्स और इंडस्ट्रीज को नेशनलाइज कर दिया गया। कॉन्फिस्केटेड लैंड्स को पेजेंट्स और वर्कर्स के बीच में बांट दिया गया। गवर्नमेंट में सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग को इंट्रोड्यूस किया गया। आने वाले 5 सालों के लिए इकोनॉमी कैसे चलेगी वो सेट कर दिया गया, जिसे 5 ईयर प्लान्स कहा गया। अल्टीमेटली रशिया में सोशलिज्म को एस्टैब्लिश कर दिया गया, जिसका ग्लोबल इम्पैक्ट देखने को मिला। सो फ्रेंड्स, वी होप कि आपको रशियन रेवोल्यूशन ये टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आप अपना फीडबैक हमें कमेंट्स में जरूर बताइए, क्योंकि माइंड वॉर्स आपके लिए ला रहा है एजुकेशनल रेवोल्यूशन, जिसमें आपका फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। क्विक, इजी और इंटरेस्टिंग तरीके से टॉपिक्स को लर्न करना हो तो आप आज ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए हमारा अपना यूट्यूब चैनल माइंड वॉर्स। जल्दी से प्ले स्टोर पर जाकर माइंड वॉर्स का नया ऐप डाउनलोड कीजिए। खेलिए बहुत सारे क्विजेस which bridge the gap between studies and your buddies, और पाओ गेम्स खेलते खेलते स्टडी करने का मजा। So what are you waiting for? Download the app now. Hey guys, want to be the first to know of the videos on the Mind Wars YouTube channel? Hit subscribe and click the bell icon. And remember, knowledge increases when you share it. So like, share and tell your friends about the video.